जय हिंद दोस्तों। हमारे राजस्थान की इतिहास की जो श्रृंखलाएं चल रही थी उसमें राजस्थान के इतिहास के 2 वीडियो में पहले ही अपलोड कर चुका हूं, जिनमें आपने पहले वीडियो में देखा कि राजस्थान का जो नाम है वो किस प्रकार पड़ा था, और दूसरे वीडियो में आपने ईसा पूर्व, ईस्वी सन और विक्रमी संवत के बारे में जानकारी ली थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियो की लिंक मिल जाएगी आपको। आप ये वीडियो देखने के बाद में वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। उनके बारे में जब मैं बात कर रहा था, ईस्वी सन और ईसा पूर्व के बारे में जब मैं बात कर रहा था, तो मैं एक बात बताना आपको भूल गया था कि भारत का जो है राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है। यही हमारे वीडियो के उसमें कमेंट किया था मनीष सीगर ने कि सर प्लीज़ बताइएगा कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है। तो मैं बता दूं कि भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत को कहते हैं। शक संवत को भारत का राष्ट्रीय पंचांग माना जाता है, और विक्रमी संवत जो है वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बात करने के बाद में हम आज से राजस्थान के इतिहास की जो श्रृंखलाएं हैं उसे आगे बढ़ाने के साथ ही हम राजस्थान के रियासतों या राजवंशों के बारे में अध्ययन करना शुरू करते हैं। जब राजस्थान का इतिहास हम पढ़ते हैं तो इसमें मुख्य रूप से हमें राजवंशों और उनके रियासतों के बारे में जानकारी लेनी होती है कि आखिरकार कौन सा राजवंश जो है किस रियासत में रहा था। इसी प्रकार की हम जानकारी लेते हैं और देखते हैं कि राजस्थान में कितनी रियासतें थी, कितने ठिकाने थे, कितने केंद्र शासित प्रदेश थे। इनके बारे में हम देखते हैं कि राजस्थान का जब एकीकरण होता है 1 नवंबर 1956 के दिन राजस्थान का एकीकरण संपन्न होता है। उससे पूर्व राजस्थान में कुल 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। तो दोस्तों राजस्थान का जो एकीकरण है वो संपूर्ण रूप से पूर्ण होता है 1 नवंबर 1956 के दिन राजस्थान का एकीकरण पूर्ण होता है। और इससे पूर्व जो राजस्थान है वो 19 रियासतों में बंटा हुआ था। 19 रियासतों में बंटा हुआ था और 3 ठिकाने थे और एक जो है केंद्र शासित प्रदेश था, जो अपना अजमेर मेरवाड़ा का क्षेत्र था, वो एक केंद्र शासित प्रदेश था। तो हमें इतिहास में मुख्य रूप से इन्हीं 19 रियासतों के बारे में अध्ययन करना होता है कि कौन सी रियासत में कौन सा शासक था और किस शासक के काल में कौन सी घटनाएं हुई हैं। इन सभी का अध्ययन हमें इतिहास में मुख्य रूप से करना होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम रियासतों का इतिहास। तो इतिहास शुरू करने से पहले हम सबसे पहले जो है मेवाड़ रियासत का इतिहास शुरू करते हैं, क्योंकि मेवाड़ जो रियासत है वो राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत रही है। शुरू करते हैं मेवाड़ रियासत से रियासतों के इतिहास में मेवाड़ रियासत से हम आज शुरू करते हैं। मेवाड़ रियासत। अब दोस्तों ये जो मेवाड़ नाम है, इस मेवाड़ का जो प्राचीन काल में नाम था वो क्या था, और ये जो मेवाड़ क्षेत्र है वो कौन कौन सा क्षेत्र आता है, वर्तमान राजस्थान में जो मेवाड़ है वो कहां पर पड़ता है, इन सभी बातों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो मेवाड़ का जो प्राचीन नाम हमें देखने को मिलता है महाभारत काल में, यह प्राचीन नाम है महाभारत काल का। तो महाभारत काल में इस क्षेत्र को कहा जाता था सीवी जनपद। महाभारत काल में मेवाड़ के क्षेत्र को जो है सीवी जनपद कहा जाता था। अब भाई सीवी तो हो गया, जैसे कोई नाम हो गया सीवी, और यहां पर मैंने एक जनपद नाम लिखा है। तो जनपद का वैसे दोस्तों आपको अर्थ बता दूं कि जनपद का अर्थ वैसे निकला है, वैदिक काल में जो गांव होते थे उनको जन कहा जाता था, और गांवों का एक जो समूह होता था उस समूह को जनपद कहा जाता था, और बड़े जो जनपद होते थे उनको महाजनपद कहा जाता था। और वैदिक काल में 16 महाजनपदों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो ये जो जनपद शब्द है ये निकला है जन से, और जन का मतलब होता है गांव, और कई गांवों का जो समूह होता है वह कहलाता है जनपद, और जो बड़ा जनपद होता है उसे कहते हैं महाजनपद। वैदिक काल में भारत में जो है वो 16 महाजनपद थे। उन्हीं 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद राजस्थान के क्षेत्र में भी पड़ता था। अलवर और भरतपुर का जो क्षेत्र है
अलवर भरतपुर और जयपुर का जो क्षेत्र है वहां पर एक जनपद पड़ता था जिसे क्या कहते थे वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में जानकारी दे दूंगा, या फिर जब हम भारतीय इतिहास के बारे में कक्षाएं शुरू करेंगे या फिर भारत के इतिहास के बारे में मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो इन सभी 16 जनपदों के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। अभी ये विषय से हटकर है दोस्तों, तो इसलिए मैं इसके विषय में आपको जानकारी न देकर सीवी जनपद के बारे में बताता हूं। तो ये जो सीवी जनपद है ये महाभारत काल में इसका नाम सीवी जनपद था। मेवाड़ का महाभारत काल में जो नाम था वो था सीवी जनपद। और इस सीवी जनपद की जो राजधानी थी वह राजधानी रही थी मध्यमिका। इसकी राजधानी रही थी मध्यमिका। अब दोस्तों आपने मध्यमिका नाम तो वर्तमान में कहीं मिलेगा नहीं, तो दोस्तों आप पूछ सकते हैं कि ये जो मध्यमिका है वर्तमान में कौन सा क्षेत्र पड़ता है। तो मध्यमिका जो चित्तौड़गढ़ का एक क्षेत्र आता है, नगरी नाम से एक क्षेत्र आता है, उसी को वर्तमान मध्यमिका जो उस टाइम की मध्यमिका थी उसे वर्तमान में चित्तौड़गढ़ का एक क्षेत्र आता है नगरी, उसे कहा जाता है मध्यमिका। तो दोस्तों ये हो गई प्राचीन नाम। मेवाड़ का जो है प्राचीन नाम, मेवाड़ को प्राचीन काल में सीवी जनपद कहा जाता था और ये महाभारत काल में इसको सीवी जनपद कहा जाता था। इसकी राजधानी मध्यमिका नगरी थी और मध्यमिका जो है वर्तमान में नगरी चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में आती हैं। अब बात करते हैं साहब ये मेवाड़ जो है इसके कौन कौन से हमें उपनाम देखने को मिलते हैं। उपनामों में हमें मुख्य रूप से एक नाम मिलता है प्रागवाट या मेदपाट या प्रागवाट नाम हमें देखने को मिलता है। तो मेदपाट जो नाम है वो एक मेदपाट जो है इसके बारे में देखते हैं कि ये मेदपाट जो नाम है वो है क्या। तो मेदपाट को जैसे देखें तो इसका अर्थ होता है मेरों का देश। मेर जो जनजाति है वो इस क्षेत्र में रहती थी और इस जनजाति के द्वारा रक्षित क्षेत्र होने के कारण इस क्षेत्र को मेदपाट कहा जाता था। मेरों का देश इसका शाब्दिक अर्थ होता है मेरों का देश शाब्दिक अर्थ होता है मेदपाट का। और मेदपाट जो है वह संस्कृत भाषा का शब्द है। मेदपाट जो है वह संस्कृत भाषा का शब्द है और इसी मेदपाट का जो हिंदी रूपांतरण है वही बना है आपका प्रागवाट। यह संस्कृत नाम है हो गया और यह हो गया आपका हिंदी नाम, इसी से आपका प्रागवाट नाम निकलता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि मेवाड़ रियासत जो है तो वो वर्तमान समय में ये मेवाड़ रियासत कहां पर है और कौन कौन से जिले इसमें मुख्य रूप से शामिल किए जाते हैं और कौन से जिले इसमें गौण रूप से शामिल किए जाते हैं। तो दोस्तों इसमें मुख्य रूप से जो जिले हैं उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और राजसमंद। ये जो मेवाड़ क्षेत्र है इसमें मुख्य रूप से 5 जिलों को शामिल किया जाता है। अब आप दोस्तों ये भी कह सकते हैं कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र को भी इसमें शामिल किया जाता है। दोस्तों मुख्य रूप से मेवाड़ का जो क्षेत्र है वो यह 5 जिले ही आते हैं। इनमें डूंगरपुर और बांसवाड़ा को मुख्य रूप से शामिल नहीं किया जाता, लेकिन गौण रूप से डूंगरपुर और बांसवाड़ा को भी शामिल किया जा सकता है, लेकिन मुख्य रूप से इसमें 5 जिले ही आते हैं। यही मेवाड़ आपका कहलाता है, ये आपका कहलाता है मेवाड़। ठीक है दोस्तों, तो इस मेवाड़ को एक दूसरा नाम जिसे मेवाड़ का एक दूसरा नाम जिसे मगरा क्षेत्र भी कहा जाता है, मगरा क्षेत्र। ये दोस्तों आपका क्वेश्चन एलडीसी 2013 में पूछा जा चुका है कि मगरा क्षेत्र किसे कहा जाता है। तो मगरा क्षेत्र मेवाड़ वाले क्षेत्र को कहा जाता है। आप कई दोस्तों ने यह क्षेत्र बीकानेर जोधपुर वाला क्षेत्र मान लिया था, लेकिन बीकानेर जोधपुर वाला जो क्षेत्र है वो मगरा क्षेत्र नहीं कहा जाता, बल्कि मेवाड़ का ये जो क्षेत्र है 5 जिलों का ये जो क्षेत्र है इसे ही मगरा क्षेत्र कहा जाता है। तो दोस्तों ये होगी मेवाड़ रियासत के बारे में जानकारी कि मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या था, इसे उपनाम क्या है और ये जिला जो है ये जो रियासत है वो कहां पर पड़ती है।
अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो मेवाड़ रियासत है, इस पर शासन किसने किया था, कौन सा राजवंश जो था वह यहाँ पर शासन करता है। जो मेवाड़ जो है वो राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत जो रही थी, इस पर किसने जो है शासन किया था, उसके बारे में दोस्तों हम बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं मेवाड़ के एक महान राजवंश गुहिल वंश या गुहिलोत वंश, जिसमें महाराणा प्रताप जैसे वीर शिरोमणि शासक हुए हैं, जिसमें सांगा जैसे वीर योद्धाओं ने जन्म लिया है, जिनके 80 घाव शरीर पर लगे थे, फिर भी वो युद्ध क्षेत्र में लड़ते रहे। तो इन सभी बातों की जानकारी मैं आपको आगे के वीडियो में देता रहूंगा। तो वर्तमान में हम इसके बात करते हैं कि ये जो मेवाड़ रियासत है, इस पर शासन किसने किया था। तो इस पर शासन किया था गुहिलोत या फिर गहलोत या फिर गुहिल वंश। इस पर गुहिल वंश ने शासन किया था। और ये जो मेवाड़ रियासत है, ये राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत रही थी। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत रही थी। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ ही है, जिसकी स्थापना गुहिल वंश ने जिस पर शासन किया था। अब देखते हैं कि गुहिल जो वंश है, इस वंश की जो स्थापना है वो किसने की थी और वो कहां से आए थे। तो गुहिल वंश की दोस्तों स्थापना की थी गुहिल ने। गुहिल नाम के एक व्यक्ति थे, जिनको मेवाड़ का आदि पुरुष कहा जाता है। और दोस्तों यहां पर एक बात यह भी याद रखिएगा कि मेवाड़ का जो शाब्दिक अर्थ है वो आप मेरो का देश मत कर दीजिएगा। इसका अर्थ होता है, ये मैं और वाड़ दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। मैं का अर्थ होता है मेर जाति जो यहां पर निवास करती थी, और वाड़ का अर्थ होता है रक्षित प्रदेश। जैसे झालावाड़, तो झालावाड़ जो है वह झालाओं द्वारा रक्षित क्षेत्र होने के कारण झालावाड़ कहलाता है, और मेरो द्वारा जो रक्षित क्षेत्र था वो मेवाड़ कहलाता है दोस्तों। तो इसी प्रकार हम मेवाड़ के इतिहास में आगे जानकारी लेते हैं कि मेवाड़ का जो आदि पुरुष है वो गुहिल को कहा जाता है, और गुहिल ने इस पर गुहिलोत वंश की स्थापना की थी, या जिसे गहलोत वंश कहते हैं, जिसमें प्रताप जैसे वीर शिरोमणि शासक हुए थे। तो अब देखते हैं इस गुहिल वंश का जो उत्पत्ति है वह कैसे होती है, और उत्पत्ति के सिद्धांतों के बारे में हमें कौन कौन सी जानकारी मिलती है। तो देखते हैं गुहिलों की उत्पत्ति। गुहिल वंश की उत्पत्ति के सिद्धांत। तो दोस्तों इसमें हम बात करते हैं राजस्थान के इतिहास के जनक कहे जाने वाले कर्नल जेम्स टोड की, जिसे घोड़ों वाले बाबा भी कहा जाता है। जैसे बात करते हैं हम कर्नल जेम्स टोड की। तो कर्नल जेम्स टोड जो है वह ये बताते हैं कि ये जो गुहिल थे ये मूल रूप से जो हैं विदेशी शासक थे, और ये इस क्षेत्र के नहीं थे। ये कहते हैं कि ये विदेशी शासक थे, और इस मत का समर्थन स्मिथ भी करते हैं। कर्नल जेम्स टोड का ये जो मत है, इसका जो समर्थन है वो स्मिथ भी करते हैं, और कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि ये मुख्य रूप से विदेशी शासक थे। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं अबुल फजल की, जो कि अकबर के दरबारी कवि रहे थे। अबुल फजल जो कि अकबर के दरबारी कवि रहे थे, और इन्होंने आईने अकबरी नामक ग्रंथ लिखा था। और अबुल फजल कहते हैं कि ये जो गुहिल वंश है ये मूल रूप से ईरान के शासक नौशेर खां के वंशज थे। नौशेर खां के वंशज थे।
नौशेर खां के वंशज कौन मानते हैं? अबुल फजल, जो कि अकबर के दरबारी कवि रहे थे, जिन्होंने आईने अकबरी ग्रंथ लिखा था। जब इंडियन हिस्ट्री हम पढ़ेंगे तो अबुल फजल के बारे में दोस्तों मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। और आगे हम बात करते हैं डी.आर. भंडारकर या फिर डॉक्टर भंडारकर। डी.आर. भंडारकर इनको ब्राह्मण मानते हैं। डॉक्टर भंडारकर इनको ब्राह्मण मानते हैं और इन्होंने ब्राह्मण मानने के पीछे एक कारण दिया है कि जब जो गुहिल थे, गुहिल के पिता जो थे शिलादित्य, उनकी हत्या मलेच्छों द्वारा की जाती है, क्योंकि जो शिलादित्य थे उन पर मलेच्छों का आक्रमण हो जाता है और उसमें वे मारे जाते हैं। तो इसके बाद में जो गुहिल हैं, इस गुहिल को लाया जाता है ब्राह्मणों के पास में और इनकी जो लालन पालन है वो ब्राह्मणों के यहां हुआ था। इस कारण डी.आर. भंडारकर या डॉक्टर भंडारकर जो हैं इनको ब्राह्मण बताते हैं। और इन्होंने एक ये भी तर्क दिया है कि इनके लिए विप्र शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके लिए डी.आर. भंडारकर या डॉक्टर भंडारकर इनको ब्राह्मण कहते हैं। और गोपीनाथ शर्मा भी इस मत का समर्थन करते हैं कि ये जो गुहिल थे ये ब्राह्मण थे। गोपीनाथ शर्मा, राजस्थान के इतिहास के बारे में बहुत बड़ा योगदान रहा है इनका लिखने के कारण। राजस्थान के इतिहास में बहुत ही अच्छे एक इतिहासकार के रूप में रहे हैं गोपीनाथ शर्मा, जिन्होंने बहुत ही प्रामाणिक इतिहास लिखा है। वे भी इनको ब्राह्मण मानते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, हमने बात की कर्नल जेम्स टोड की, अबुल फजल की, डॉक्टर भंडारकर की और गोपीनाथ शर्मा की। तो एक इतिहासकार के बारे में और देख लेते हैं, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जिनके बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि गौरीशंकर जो हीराचंद ओझा जी जो हैं वो सिरोही गांव के रहने वाले थे। सिरोही में रोहिड़ी गांव के रहने वाले थे। ये जो हैं इनको सूर्यवंशी बताते हैं, सूर्यवंशी बताते हैं। तो दोस्तों ये हो गई इनकी उत्पत्ति के सिद्धांत। कर्नल जेम्स टोड इनको विदेशी बताते हैं, अबुल फजल इनको ईरान के शासक नौशेर खां की संतान बताते हैं और डॉक्टर भंडारकर इनको ब्राह्मण बताते हैं। गोपीनाथ शर्मा भी इनको ब्राह्मण बताते हैं और मोहनोत नैणसी, जिन्होंने नैणसी ख्यात लिखी थी, मोहनोत नैणसी ने कहा था, इनको बताया नहीं है ना, मोहनोत नैणसी ये कहते हैं कि ये जो हैं मूल रूप से आदि काल में इनको ब्राह्मण कहा गया है और जानकारी से इनको क्षत्रिय बताया जाता है। आदि रूप में ब्राह्मण और जानकारी से क्षत्रिय। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए गुहिल वंश की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में हमने जानकारी ली कि गुहिल की उत्पत्ति के बारे में ये जो इतिहासकार हैं, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 इतिहासकारों के बारे में हमने जानकारी ली कि इन्होंने उत्पत्ति के बारे में क्या क्या बताया है दोस्तों। तो ये बात आपको खास तौर से नोट करके रख लेनी है कि इनकी उत्पत्ति के बारे में कौन से इतिहासकार ने कौन सा नाम दिया है। अब दोस्तों ये जो वंश है, इतना बड़ा वंश है, इतना बड़ा राजवंश है, तो इस राजवंश की कोई ना कोई कुलदेवी तो रही होगी, कुल देवता भी रहे होंगे, आराध्य देवता भी रहे होंगे, आराध्य देवी भी रही होगी। तो दोस्तों बात करते हैं इनके कुल देवता के बारे में। कुल देवता, कुलदेवी, कुलदेवी। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो इनके जो कुल देवता हैं वो रहे हैं एकलिंग नाथ जी। एकलिंग नाथ जी, जिनका मंदिर जो है कैलाशपुरी उदयपुर में बना हुआ है और इनके मंदिर का निर्माण
बप्पा रावल या काल भोज ने करवाया था, जिसके बारे में हम मंदिरों का अध्याय जब हम पढ़ेंगे तो उसमें बताऊंगा कि कौन सा मंदिर कहां पर है और किसका मंदिर का निर्माण किसने करवाया है। एकलिंग नाथ जी हैं जो मेवाड़ के कुल देवता है, और एकलिंग नाथ जी को मेवाड़ के जो शासक हैं वे इनको वास्तविक शासक जो हैं एकलिंग नाथ जी को ही मानते हैं। मेवाड़ के शासक इनको वास्तविक शासक मानते हैं और स्वयं को एकलिंग नाथ जी का दीवान बताते हुए शासन करते हैं। दीवान बताते हैं, स्वयं को दीवान बताते हैं। ठीक है दोस्तों, एकलिंग नाथ जी हो गए। और अब हो गई कुल देवी। तो कुल देवी के बारे में बात करते हैं। तो कुल देवी रही है इनकी बाण माता, जिनका मंदिर जो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बाण माता का मंदिर बना हुआ है। दुर्ग। और एक मंदिर है केलवाड़ा में। अब दोस्तों हमेशा आप ये सुनते हैं कि उस वंश के आराध्य देवता ये थे, कुल देवता ये थे। तो ये जो टॉपिक है कि आराध्य देव कौन होते हैं और कुल देव कौन होते हैं, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि कुल देवता वह होते हैं जिनके नाम से इतिहास में किसी कुल की शुरुआत की जाती है, और उस कुल के एक ही कुल देवता हो सकते हैं। परंतु आराध्य देवी जो है, आराध्य देवता जो हैं वो अपने व्यक्ति विशेष के होते हैं। जैसे कि आपके कुल की कोई भी कुल देवता रहे होंगे, कोई भी आपके वंश के कुल देवता या कुल देवी रही होगी, लेकिन आप जो है अपने आराध्य देवी या आराध्य देवता खुद से बना सकते हैं। व्यक्तिगत रूप में आप अपने आराध्य देव बना सकते हैं। तो यह थी आराध्य देवी और कुल देवी की बात। अब दोस्तों आगे देखते हैं कि ये जो मेवाड़ जो है इसका प्रतीक चिन्ह क्या है और इसके ध्वज पर क्या क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों मेवाड़ का जो ध्वज है वो कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। इस प्रकार से मेवाड़ का ध्वज बना हुआ है, जिसमें सबसे ऊपर एक सूर्य की आकृति बनाई गई है। यहां पर सूर्य की आकृति बनाई गई है और बीच में यहां पर चित्तौड़गढ़ नाम लिखा है। चित्तौड़गढ़ नाम लिखा है, ठीक है। और यहां पर एक ऐसी पट्टी लगी हुई है जिसमें लिखा है जो दृढ़ राखे धर्म नु ताही राखे करतार। और यहां पर एक भील जो सेनापति है उसका चित्र बना हुआ है, और इधर एक क्षत्रिय योद्धा का चित्र बना हुआ है। ये जो भील शासक हैं, भील सेनापति हैं, ये जो भील सेनापति हैं इनको बताया जाता है कि ये जो भील सेनापति हैं इनका नाम पुंजा जी है। और ये जो है मेवाड़ में जब हल्दी घाटी का युद्ध होता है महाराणा प्रताप के टाइम में, तो उसमें महाराणा प्रताप के भील सेनापति थे भील राजा पुंजा जी। प्रताप, ठीक है। और ये जो क्षत्रिय योद्धा है, इस तरफ एक क्षत्रिय योद्धा का चित्र बनाया गया है। और ये जो भील सेनापति हैं इनके हाथ में भाला लिया हुआ दर्शाया गया है। और ये जो क्षत्रिय शासक हैं इनके हाथ में एक तलवार लिए हुए दर्शाया गया है। अब ये हो गई ध्वज की बात कि इसमें सबसे ऊपर सूर्य का चित्र है, बीच में मेवाड़ चित्तौड़गढ़ शब्द लिखा हुआ है, और नीचे ये जो पट्टी लगी हुई है इस पट्टी में लिखा हुआ है कि जो दृढ़ राखे धर्म नु ताही राखे करतार। दोस्तों यहां पर दृढ़ राखे धर्म को नहीं लिखा हुआ है, नु लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो मेवाड़ का जो क्षेत्र है वे गुजरात के जो
गुजरात के स्पर्श करता हुआ क्षेत्र है। मेवाड़ का जो क्षेत्र देखेंगे, राजस्थान के दक्षिणी भाग में ये जो क्षेत्र पड़ता है, वहां पर आगे गुजरात का क्षेत्र आ जाता है और गुजरात में कोकोनू शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है, कोकोनू के रूप में उच्चारण किया जाता है वहां पर। तो यहां पर को ना लिख के नू लिखा हुआ है, जो दृढ़ राखे धर्म नू ताही राखे करतार, अर्थात जो अपने धर्म पर अडिग हैं भगवान भी उसी की रक्षा करता है। और इधर भील राजा, भील सेनापति पुंजा का चित्र है और इधर एक क्षत्रिय योद्धा का चित्र है जिसके हाथ में तलवार लिए दर्शाया गया है। उधर भील राजा पुंजा के हाथ में जो है वो भाला लिए हुए दर्शाया गया है। अब ये जो मेवाड़ के शासक जो थे वह है स्वयं को सूर्यवंशी मानते थे। मेवाड़ के शासक जो हैं वे स्वयं को सूर्यवंशी मानते थे दोस्तों, सूर्यवंशी मानते थे और स्वयं को राम का वंशज बताते थे, राम का वंशज बताते थे। तो इसके बारे में हमें प्रमाण कहां से मिलता है कि ये जो शासक थे ये सूर्यवंशी थे और स्वयं को राम का वंशज मानते थे। तो इसके विषय में हमें जानकारी के रूप में ऐसे देखने को मिलता है कि ये स्वयं को हिंदुआ सूरज कहते थे, हिंदुआ सूरज कहते थे। ये इनके सूर्यवंशी होने के प्रमाण दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि ये सूर्यवंशी थे, इसके प्रमाण हमें कहां से मिलते हैं। तो एक तो ये अपने आप को हिंदुआ सूरज कहलाना पसंद करते थे और दूसरा जो है इनका जो ध्वज है उस ध्वज पर ऊपर ही ऊपर सूर्य का चित्र अंकित किया गया है। तो इसके कारण हमें पता चलता है कि ये स्वयं को सूर्यवंशी मानते थे, क्योंकि ध्वज के बारे में मैंने अभी आपको बताया है कि उसमें ऊपर सूर्य का जो चित्र लगा हुआ है, इससे पता चलता है कि ये जो है सूर्यवंशी थे। और दूसरा एक हमें यह भी जानकारी मिलती है कि बप्पा रावल जो है वह एक सोने का सिक्का चलाते हैं, बप्पा रावल सोने का एक सिक्का चलाते हैं और उस सिक्के में सूर्य की आकृति चित्रित की गई है, सूर्य की आकृति बनी हुई है, सूर्य की आकृति बनी है। इन तीन चीजों से हमें पता चलता है कि ये जो है वो सूर्यवंशी शासक थे दोस्तों, ना कि चंद्रवंशी। सूर्यवंशी जैसे ये भगवान राम का वंशज मानते थे, तो रामायण में आपने सुना होगा कि सूर्यवंशी शासक थे राम, तो इन्हीं का वंशज मानते हुए ये बताते हैं कि ये हैं जो सूर्यवंशी शासक थे दोस्तों। तो इन सभी बातों की हमने चर्चाएं की आज कि मेवाड़ का जो प्राचीन नाम हमें क्या मिलता है और मेवाड़ के बारे में कौन से महाभारत काल में यहाँ पर क्या शब्द का प्रयोग किया गया है और मेवाड़ के ध्वज में किस किस का चित्र अंकित है और मेवाड़ के ध्वज के नीचे क्या लाइन लिखी गई है। और हमने देखा कि उनकी उत्पत्ति के सिद्धांतों के बारे में हमें जानकारी ली और गुहिल वंश के बारे में हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि राजस्थान में जो गुहिल वंश है, जो राजस्थान ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे प्राचीन इतिहास कहा जाता है, इतिहास का वंश कहा जाता है जिसको गुहिल वंश, वह जो है वो कैसे उत्पत्ति होती है उसकी, और गुहिल जो थे जो इनको मेवाड़ का आदि पुरुष कहा जाता है वो कैसे आकर यहाँ पर शासन स्थापित करते हैं और उनके पिता की मृत्यु कैसे होती है, उनकी माता कौन थी, इन सभी बातों की जानकारी दोस्तों हम अगले वीडियो में आपको देंगे जो आपको 2 या 3 दिनों में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ। तो जय हिंद दोस्तों।